इसका ये अर्थ नहीं है कि बिहार के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा। ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि लोग जम के निकले किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए। बिहार में जनता के बीच में पोलराइजेशन और मोबिलाइजेशन दोनों ही काफी था। तो ये जो 4 तरीके का मोबिलाइजेशन था, इसकी वजह से जनता के बीच में जागरूकता भी बढ़ी है। राकेश सिन्हा से जब पूछा गया कि आपने तो आपने दिल्ली के अंदर वोट किया था और फिर आपने बेगूसराय में जाके वोट किया, मेरा मानना यह है कि नैतिक तौर पर यह एक तरीके का भ्रष्टाचार है। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में घबराहट है। ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझ कर कुछ लोगों को वोट न दे पाए ये व्यवस्था की गई है। प्रशासन की मिली भगत करके वो चुनाव के नतीजों को बदलना चाहते हैं, ये गंभीर आरोप है। वहाँ प्रशासन की मदद से 1000, 1500, 10,000 वोटों को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब महागठबंधन पहले चरण की वोटिंग के बाद से ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी इस स्ट्रेटजी में खोट था। तो पहले चरण में महागठबंधन को ही एज था। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। 64% से ज्यादा वोटर्स ने मत डाला, लोकतंत्र के मेले में शामिल हुए। लेकिन इस रिकॉर्ड के पीछे एक बड़ा सवाल छुपा है। ये जन उत्सव था या जन ठगी? कई लोगों के वोट पहले ही गिर गए, कहीं नायम गायब हो गए, तो कहीं दिल्ली में बैठे नेता बिहार में वोट डालते हुए दिखाई दिए, खुद के फोटो अपलोड किए। आखिर ये कैसे संभव हुआ कि एक इंसान 2 राज्यों में वोट कर दे? क्या ये प्रशासन की मिली भगत या लोकतंत्र की डकैती है? पहले विकसित दिल्ली के लिए वोट किया, वोट डालने के बाद लिखा कि विकसित दिल्ली के लिए वोट किया है, फिर इसी साल विकसित बिहार के लिए वोट कर दिया। इस तरीके से बिहार को विकसित बनाने के लिए जो लोग पकड़े गए वो बीजेपी के नेता थे। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, बीजेपी दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष संतोष ओझा और कार्यकर्ता नागेंद्र कुमार। इस तरीके से विकसित बिहार के लिए काम करते हुए पकड़े गए ये लोग। न जाने कितने लोग पकड़े गए होंगे या काम करते होंगे पकड़े नहीं गए होंगे। पकड़ने का काम किया आप नेता सौरभ भारद्वाज ने। उन्होंने खुलासा किया, उन्होंने साफ कहा यह वोट चोरी है, खुली डकैती है। हरियाणा से मजदूरों को ट्रेन के टिकट देकर अलग से वोट डालने भेजा गया। बिहार को विकसित बनाने के लिए सब तरीके अपनाए गए। इसके बाद सवाल उठा कि बिहार का रिकॉर्ड वोटिंग असली जन उत्साह है या कुछ और? क्या लोकतंत्र की जीत हुई है या लोकतंत्र की सबसे बड़ी ठगी हो रही है? इसी पर करते हैं चर्चा। बिहार में वोट चोरी या वोट क्रांति? नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, बम्पर वोटिंग हुई और ये तो है कि बम्पर जब वोटिंग होती है तो आदमी कहता है कि बदलाव की बयार चली, लेकिन बम्पर वोटिंग के बाद सवाल ये उठा और दूसरा कुछ खुलासा हो गया। साफ साफ दिखने लगे लोग 2 जगह वोट डालते हुए। देखिए अंकुर, 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि बम्पर वोटिंग हुई है, हाँ। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि बिहार के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा। इससे ये निष्कर्ष निकालना कि बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा है, ये भी सच नहीं है। और ये कहना कि बदलाव नहीं होगा, ये भी सच नहीं है। क्योंकि हम आपको 2005 में ले जाते हैं, जब बिहार के अंदर पिछले 20 साल की सबसे कम पोलिंग हुई, करीब 45% के आसपास। और उस बार लालू यादव की सरकार बदल गई और वहां नीतीश कुमार आ गए। तो पोलिंग ज्यादा होना और पोलिंग कम होना, ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि लोग जम के निकले किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए। बिहार के अंदर पिछले, अगर आप 2 सालों से देखें, खासतौर पर पिछले 4 महीने में देखें, तो बिहार में जनता के बीच में पोलराइजेशन और मोबिलाइजेशन दोनों ही काफी था। पहले एसआईआर की वजह से, क्योंकि एसआईआर बिहार में पहली बार हो रहा था, पूरे देश में उसको लेकर चिंता हो रही थी। और बार बार ये कहा जा रहा था कि देखो बिहार के अंदर जो है वोटों की चोरी की जा रही है। वहाँ पे जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, जो लोग कांग्रेस या आरजेडी को समर्थन करते हैं, उनका वोट काट लिया जाएगा बड़े पैमाने पर। और अंत में 47,000 लोगों के वोट वहां से कटे भी। लेकिन इस बीच हमेशा विवाद एसआईआर की वजह से जो है वो चर्चा के अंदर रहा और विमर्श लगभग बनता रहा। तो लोगों के बीच में जो चीज चर्चा का विषय बन जाती है, फिर वो लोगों को उद्वेलित करती है, उत्तेजित करती है चुनाव के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की। माफ करना। दूसरी बात यह कि अगर आप देखें, प्रशांत किशोर वो पिछले लगभग 2.5-3 साल से लगातार बिहार को मथ रहे हैं।
पैदल यात्राएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सरकार की नाकामियां गिना रहे हैं। सरकार और विपक्ष दोनों की जगह कह रहे हैं आप हमको वोट दीजिए, हम बिहार को बेहतर कर देंगे। तो ये एक अलग तरीके का मोबिलाइजेशन चल रहा था। उसके बाद आपने देखा राहुल गांधी ने बिहार वोट अधिकार यात्रा की, वो भी एक तरीके का मोबिलाइजेशन था। फिर उनके फौरन बाद तेजस्वी यादव ने भी यात्रा की और उन्होंने भी मोबिलाइज किया। तो ये जो 4 तरीके का मोबिलाइजेशन था, इसकी वजह से जनता के बीच में जागरूकता भी बढ़ी है और उनके मन में थोड़ी सी उत्तेजना भी है। और ये इस मोबिलाइजेशन का असर मैं देखता हूं कि 8% वोट इस बार पिछली बार की तुलना में बढ़ा है। लेकिन ये इसका प्रमाण नहीं है कि इसके आधार पे आप किसी अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच जाए। कुछ लोग बड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल देखिए अब तो लोग जम के निकले हैं, इसलिए जो एनडीए है वो भारी बहुमत से लैंडस्लाइड जीतने वाली है। जो आरजेडी के समर्थक है वो कह रहे हैं देखिए इस बार तो बदलाव निश्चित है और वो भारी बहुमत से जीतेंगे। मेरा मानना है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। इस चुनाव में जो बात आपने उठाई है वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग एक ही साल में 2 जगह पे वोट कर रहे हैं और फिर वो टेक्निकलिटीज का सहारा दे रहे हैं। हमारे मित्र राकेश सिन्हा से जब पूछा गया कि आपने तो आपने दिल्ली के अंदर वोट किया था और फिर आपने बेगूसराय में जाके वोट किया, तो वो कह रहे हैं देखिए हम तो बिल्कुल पूरी तरीके से सही हैं क्योंकि 6 महीने के अंदर हम अपना वोट बदल सकते हैं। तो टेक्निकली लीगली उनके तर्क में दम है, वो ऐसा कर सकते हैं। बट क्या वो नैतिक आधार पर भी ऐसा कर सकते हैं, ये एक प्रश्न है। क्योंकि जब आप लोकसभा के अंदर वोट करते हैं तो बात अलग होती है, लेकिन एक ही साल में 2 विधानसभाओं के लिए वोट करने का मतलब ये है कि या तो ये प्लान्ड तरीके से किया गया है, और अगर प्लान तरीके से किया गया है तो आप कुछ लोग जो दिल्ली के चुनाव में वोट कर रहे थे उसमें से बहुत सारे लोगों को आपने बिहार शिफ्ट किया और वो बिहार जाके वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करेंगे, तो ये फायदा हुआ। ये मेरा मानना ये है कि नैतिक तौर पर ये एक तरीके का भ्रष्टाचार है और आप इसको चाहें तो वोट चोरी की श्रेणी में ला सकते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकली पूछेंगे, लीगली पूछेंगे, तो शायद इसमें कुछ भी गलत आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आशुतोष सर, अगर उनका ये प्लान तरीका था और प्लान तरीका ही होगा जिस प्रकार से वो खबरें बाहर आ रही हैं, और फरवरी में यहाँ करा, नवंबर में यहाँ पर वोट कर दिया, सबको पता था। और कितने लोग होंगे जिनके नाम अभी तक सामने भी नहीं आए होंगे, क्योंकि हरियाणा से पूरी ट्रेन भर के टिकट मजदूरों को कहा गया कि जाइए वोट दे के आइए। और उधर जो महागठबंधन के वोटर्स थे उनके वोट लंबी लाइन लगी है, वापस जा रहे हैं क्योंकि वोट कट गए है नहीं, या है तो बोले कि पहले गिर गए, पहले डाल दिया गया, पर्ची लेके नहीं गए तो वो पर्ची नहीं मानी गई, नंबर वहां पर था। एक तरफ लोग डबल एक साल में वोट डाल रहे हैं और एक तरफ वोट जिनका है उनको डालने नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या बताता है? नहीं, ये बताता है कि इस बार भी चुनाव को दरअसल मैनेज करने की कोशिश की गई, जिसको आप राहुल गांधी के संदर्भ में लूटने की कोशिश कह सकते हैं। कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ट्रेनों में भर के, बसों में भर भर के बिहार के बाहर के लोगों को प्रदेश के अंदर भेज रहे हैं, तो और उनके अपने नेता 2 जगह से वोट कर रहे हैं, पहले उन्होंने दिल्ली में वोट किया, उसके बाद अब बिहार के अंदर वोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में घबराहट है और इसलिए वो किसी भी तरीके की कोई भी कोताही नहीं छोड़ने देना चाहते। कल जैसे पटना के दानापुर में एक बड़ी खबर आई कि वहां पे सिर्फ एक ही नाव थी जो चल रही थी, जबकि कायदे से 3-4 नावें होनी चाहिए। और ये भी दावा किया गया कि तकरीबन 8-10 लोग जो है वो नदी के इस किनारे खड़े के खड़े रह गए और वो उधर जाके वोट नहीं कर पाए। अब ये डिलिबरेटली किया गया, अगर डिलिबरेटली किया, क्योंकि ये सारी चीजें आप कंफर्म नहीं कर सकते, इनका कोई कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं होता, आप सिर्फ कंजक्चर के आधार पर बात कर सकते हैं। कायदे से तो जब जिस दिन चुनाव हो रहा है उस दिन एक एक वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचे, ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। इलेक्शन कमीशन को तो इस बात का अंदाजा रहा होगा कि बड़ी संख्या में लोग नदी के इस पार है, वो वोट देने के लिए नदी के उस पार जाएंगे, तो उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो व्यवस्था तो नहीं थी, उसके बदले जो तमाम नावें चल रही थी वो सारी नावें बंद हो गई, केवल 1 या 2 नावें चल रही थी। और उसमें अगर आप देखें जो तमाम वीडियोस दिखाई पड़ रहे हैं उसमें साफ तौर पे लग रहा है कि सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है और ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर कुछ लोगों को वोट न दे पाए ये व्यवस्था की गई है। तो ये जो स्थिति है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि
चुनाव को लूटने की कोशिश की जा रही है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में या एनडीए खेमे में घबराहट है और प्रशासन की मिली भगत करके वो चुनाव के नतीजों को बदलना चाहते हैं। ये गंभीर आरोप है। आपको याद होगा जब 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब भी कई जो सर्वे थे वे साफ तौर पर कह रहे थे कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी को भारी भारी बढ़त है। लेकिन अंतिम समय में जब ये सबको लग गया कि इस बार महागठबंधन की जीत लगभग सुनिश्चित हो गई, काउंटिंग के दिन भी, तब कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे जहां आरजेडी के कैंडिडेट जीत गए थे। एक दो जगह तो अनाउंसमेंट हो गया था, उनको सिर्फ सर्टिफिकेट देना था, बाद में कहा गया कि नहीं आप तो हार गए हैं। और इस तरीके से करीब 15 सीटों का मैनिपुलेशन किया गया, ये गंभीर आरोप लगाया गया। अंत में दोनों पार्टी गठबंधनों के बीच में 37% वोट था और सिर्फ 0.07% का फर्क था, यानी सिर्फ 12,000 वोटों का फर्क था। तो जहां इतने कम वोटों से हार जीत का मार्जिन बढ़ रहा है, वहां प्रशासन की मदद से 1,000, 1,500, 10,000 वोटों को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं होती। और उसमें अगर आप बसों से ट्रकों से भरकर ले जाएं, राकेश सिन्हा जैसे लोगों को आप एक जगह से वोट करा के फिर दूसरी जगह वोट करा दें। आप टेक्निकली तो ये भी कर सकते हैं कि अगली बार बंगाल में चुनाव हो रहा है तो वो अपना नाम बंगाल में एड्रेस डाल दें, तो वहां भी वोट कर सकते हैं। उसके बाद असम में भी वोट कर सकते हैं, सब जगह कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली आप ये साबित कर सकते हैं कि मेरा एड्रेस यहाँ से बदल गया है, अब मैं बंगाल में रहता हूँ और मैंने जहां पहले वोट डाला था वहां से मैंने अपने नाम को डिलीट करा दिया है। तो ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आप एक विधानसभा में एक साल में वोट डालें तो अगली विधानसभा में उसी साल आप वोट डालें। लेकिन नैतिक रूप से ये भ्रष्टाचार है और ये नहीं होना चाहिए था। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव वोटिंग के बाद जो उनके बयान आए, जो उन्होंने बोला, जनता का धन्यवाद दिया, तो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव तो जीत ही गए हैं, जबकि आरजेडी लगातार ऐसी बातों को सामने ला रही थी कि नाव रोक दी गई है, लोगों को घर में जाके उन्हें रोका जा रहा है और ये वोट जो पहले ही डाल दिया गया, लोगों के वोट काट दिए गए। उसके तो तेजस्वी के वो बयान का क्या मतलब है, इतने कंफर्म, इतने? हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब महागठबंधन पहले चरण की वोटिंग के बाद से ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। वो उसको लग रहा है कि उसके पक्ष में काफी बड़ी संख्या में वोट पड़े हैं। जनता दल यूनाइटेड के लोग भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं पड़ रहे मुझे। और बीजेपी के लोगों का कॉन्फिडेंट ना होना ये दर्शाता है कि उनकी स्ट्रेटजी बैकफायर कर गई है। स्ट्रेटजी क्या थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नहीं पेश करना, और उनको लगा कि चूंकि नीतीश कुमार के खिलाफ 20 साल के इनकम्बेंसी है, वो थोड़े से अलोकप्रिय होते जा रहे हैं, लोग उनको मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते क्योंकि वो बीमार हैं और मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो उनको लगा कि इस बार कोशिश कर ली जाए, हो सकता है जनता दल यूनाइटेड का परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाए और बीजेपी अगर बेहतर हो जाए तो अपने बल पे और अपनी सरकार बना ले वहां पे। लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी इस स्ट्रेटजी में खोट था और जनता दल यूनाइटेड का जो सामाजिक आधार था, या जो लोग जनता दल यूनाइटेड को वोट करते थे, उन लोगों ने शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए खुलकर वोट नहीं किया है। अगर उसमें 8-10% की भी कमी आ गई तो ये दिक्कत पैदा हो। दूसरे जो लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल महिला वोटर जो है उसने जनता दल यूनाइटेड को जिता दिया या एनडीए को जिता दिया, और तो ये बात सच है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार को वोट करती हैं, लेकिन महिलाएं कोई मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं है। यादव महिला भी उसी ही उत्साह के साथ अभी नीतीश कुमार को वोट करेगी जिस उत्साह के साथ कुर्मी महिला करती है, तो ये सही नहीं है। महिलाओं की पहली अपनी आइडेंटिटी जाति के आधार पे है। वो पहले जाति से यादव है, जाति से कुर्मी है, कोयरी है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, वो लोग हैं, और उसी हिसाब से उनका वोटिंग प्रेफरेंस भी तय होता है। हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए प्रॉमिस किया, उनके खाते में डाला है, इसलिए एक सेक्शन ऐसा हो सकता है जो बढ़ चढ़ कर इनके लिए वोट करे। लेकिन ये कहना कि इसके आधार पे यादव महिलाएं भी बढ़ चढ़ के वोट करेंगी, मुस्लिम महिलाएं भी बढ़ चढ़ के वोट करेंगी, मुझे लगता है कि ये तर्क ठीक नहीं है। आज तो सर आपने पूरा समझाया कि पहले चरण का क्या क्या आपके विचार हैं उस पर। आखिर में अगर किसी को जैसे मुझे बताना हो कि मैं एक बार में संक्षिप्त में पहले चरण के बाद आपके विचार आखिर में सब कुछ पहले चरण के बाद मुझे लगता है कि महागठबंधन को एज है। अब ये एज मेंटेन, पिछली बार भी जब हुआ था तो पहले चरण में महागठबंधन को ही एज था। अब ये एज कितना है, क्या 121 सीटों में 70 सीटें महागठबंधन जीत सकती है, या 50 सीटें जीत सकती हैं, या 60 सीटें जीत सकती हैं, थोड़ा सा कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि
60-65 के दायरे में उनको होना चाहिए। 60-65 के दायरे में महागठबंधन को होना चाहिए। आशुतोष जी के अपने अभी विचार हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं है। कुल मिलाकर अब पहले चरण के बाद जो आशुतोष सर के हिसाब से कि उनको एज है महागठबंधन को, तेजस्वी के बयान से भी लग रहा है कि वहां वो ज्यादा कॉन्फिडेंस में और ज्यादा आ गए हैं और एनडीए में घबराहट है। आशुतोष जी के मुताबिक उनका जो प्लान था वो बैकफायर कर गया, ऐसा उन्हें लग रहा है। तो पूरी कोशिश तो हुई है। कुल मिलाकर नतीजे तो बताएंगे कि क्या होगा। 14 नवंबर को सब कुछ खुल जाएगा, लेकिन अभी दूसरे चरण के अभी मतदान है, उन पर भी देखते हैं कैसी बयानबाजी होती है और कैसे किधर वोटर झुकता है। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.